अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, आई एम वंस अगेन बैक। वेलकम यू ऑल टू द यूजेई ऑफिशियल पोर्टल। यूजेई ऑफिशियल पोर्टल पे मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले मेरे छोटे बहन भाइयों को, मेरे किड्स को, मेरे बच्चों को खुश आमदीद। सो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और विद अ वेरी सिंपल वेरी ईजी टॉपिक दैट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चैप्टर नंबर 5 पे डिस्कशन हमारी चल रही है। पिछली बार हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तक अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। तो आज की जो बात है दैट इज़ फ्रॉम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मेंट बाय अ सैटेलाइट। सैटेलाइट से क्या मुराद है। जो कॉन्सेप्ट भी आपके साथ शेयर करना लगा हूँ ये कोई आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जब आप 9th क्लास में थे ये तब आपने पढ़ा था, यानी आपका फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, 9th में आपने पढ़ा था, उसे रिपीट करना लगा। आपने वहाँ पे क्या कहा था कि व्हाट इज़ मेंट बाय सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट इज़ एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड एनी प्लानट। किसी प्लानट, किसी सियारे के गिर्द कोई ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में किसी भी सियारे के गिर्द हो, वो सैटेलाइट कहलाता है। सो व्हाट इज द सैटेलाइट? हाउ कैन यू डिफाइन अ सैटेलाइट? सैटेलाइट इज एनी रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। अब सैटेलाइट कितनी किस्मों की हैं ये भी आपने पहले पढ़ा था। थोड़ा तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं बातें। सैटेलाइट कितनी किस्मों की हैं? 2 किस्मों की हैं। एक वो सैटेलाइट जो अल्लाह पाक ने बना दी, यानी नेचुरल सैटेलाइट्स। मिसाल के तौर पे ज़मीन की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून। मून इज़ ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ है, लिहाजा हम इसे नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। हाँ, अगर कोई इंसान की बनाई हुई चीज़ अर्थ का चक्कर काटना शुरू कर दे, अर्थ के गिर्द घूमना शुरू कर दे, हम क्या कहेंगे? वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। सो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड एज नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। बस लिख देते हैं यहाँ पे फटाफट से डेफिनेशन। मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अच्छा यार, अब ज़रा एक दफ़ा इधर देखना। सपोज कर लो ये अर्थ है, इसके गिर्द एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, इसके अराउंड एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट इंसान का बनाया हुआ है, ये इंसान की बनाई हुई सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड दिस अर्थ। अब जब तक ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा लग रही है, ऐसे है ना। सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगी तो रिवॉल्व करेगी। सो सेंट्रीपेटल फोर्स इज़ द फोर्स दैट ऑलवेज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो इसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स मौजूद है। दैट सेंट्रीपेटल फोर्स Fc इज इक्वल्स टू mv² ओवर r, है ना ऐसे। अब यहाँ पे क्योंकि r जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, तो मैं कैपिटल R पुट कर देता हूँ। अब याद रहे कि ये r क्या है? ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोले तो सैटेलाइट से लेके अर्थ के सेंटर तक का फासला, ठीक है, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, पूरा फासला ही। सो दैट इज r। ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है कहाँ से आई? सेंट्रीपेटल फोर्स आई ग्रेविटी की वजह से। अब ग्रेविटी, वो चाचा न्यूटन हमें ग्रेविटी बता गया हुआ है। ग्रेविटी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r², है ना बच्चों। ये बात आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। सो मैं जो मैं डेरिवेशन आपको करवाने लगा हूँ ये बुक में नहीं हुई हुई, तो साथ साथ मेरे कर लीजिएगा ज़रा एक दफ़ा। सो हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करेगी, सेंट्रीपेटल फोर्स मस्ट ऑलवेज बी देयर विच इज़ इक्वल टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटी की वजह से घूम रहा है, वजह ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या चीज़ प्रोवाइड करी? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो लिहाजा दोनों बातें आपस में बराबर हो गई। सेंट्रीपेटल फोर्स इज गिवन बाय mv² ओवर कैपिटल R एंड ग्रेविटी इज गिवन बाय Gm ओवर r²। आप स्मॉल m को स्मॉल m से काट दीजिए, इस r को इस r से काट दीजिए, v² इज इक्वल टू Gm ओवर r। यहाँ तक मेरा ख्याल है किसी को कोई प्रॉब्लम है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? तो अगर आपका कोई सवाल यहाँ तक नहीं है तो v क्या आ गई? v आ गई Gm ओवर r। सो दिस इज़, ये जो फार्मूला मैं आपके सामने निकाल चुका हूँ, ये फार्मूला है किसका? ऑर्बिटल वेलोसिटी का। आपकी किताब में आगे एक टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी का,
मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के टॉपिक को इसी के साथ पढ़ाया करता हूँ, क्योंकि तकरीबन दोनों टॉपिक्स में एक ही बात की गई है बार बार, तो मैं इकट्ठे ही दोनों टॉपिक्स को एक ही जगह पे करवा दिए करता हूँ। तो आप साथ साथ अभी क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आपने एक और नया टॉपिक भी शुरू कर दिया, आप ऑर्बिटल वेलोसिटी भी पढ़ रहे हैं। सो एक दफ़ा ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफ़ाइन कर लेते हैं। लेट्स डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी। वेयर शुड वी डिफाइन, इसको मिटा के डायग्राम को, यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन की हेडिंग डालते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी व्हाट इज मेंट बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, अभी जिस तरह मैंने आपके सामने वही डायग्राम ड्रॉ की थी, दोबारा ड्रॉ करता हूँ कि दिस इज़ द प्लैनेट अर्थ। ये वो प्लैनेट अर्थ है और ये वो मैन मेड सैटेलाइट है जो अर्थ पे किसी ख़ास ऑर्बिट में घूम रही है। ख़ास ऑर्बिट से मुराद ये कि किसी ख़ास हाइट पे, किसी ख़ास बुलंदी पे घूम रही है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या चीज़ है, ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय दिस सैटेलाइट टू रिवॉल्व इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट। यानी कि किसी ख़ास ऑर्बिट में तैरने के लिए, किसी ख़ास ऑर्बिट में घूमने के लिए सैटेलाइट को जो वेलोसिटी दरकार है, सैटेलाइट को जो स्पीड दरकार है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। पॉइंट समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल किसी ख़ास हाइट पे उड़ने के लिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी को हम बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। पॉइंट समझते हो बच्चों। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज velocity required by satellite to revolve in a specific orbit is called as orbital velocity. गॉट माई पॉइंट बच्चों, बात समझ में आती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, तुम्हारे सामने लिख दिया, v ऑर्बिट इज इक्वल टू अंडर रूट gm ओवर r। यहाँ तक बात समझ में आती है। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्लियर होती चली जा रही है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तुम्हें वैसे ही समझ में आ गई। अब इसे अगला पॉइंट क्या, यहाँ तक अगर तुमने लिख लिया तो फिर मेरे साथ साथ ही उसका मतलब ऐसे अगला पॉइंट क्या वो भी ज़रा सुनो, मिटा दूँ नहीं है। सो नहीं भी लिखा तो 1 मिनट के लिए रिवाइंड करो और फटाफट से लिख लो। अच्छा यार, आपके पास अब ये जो फार्मूला आया था, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा रहने दिया, इसको नहीं मिटाया, ये भी आपको पता चल गया किसका फार्मूला था, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला था। अब इस सिचुएशन में क्या होना है ज़रा देखिएगा गौर से। आपने छोटे होते पढ़ा था कि वो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कानून था, दैट वाज Fg। न्यूटन ने कहा था कि जो भाई ग्रेविटी है दैट इज़ इक्वल्स टू द वेट ऑफ बॉडी। जितनी ग्रेविटी होती है उतना ही वेट होता है। सो ग्रेविटी के मुताबिक g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वेट बोले तो mg के इक्वल होगा। अगर आप इसको कैंसिल करो तो g का फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, g कैपिटल M ओवर r स्क्वायर। अगर आप इसे कहते हो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, या इसको 2 कह लो, ये जो आपने हाईलाइट की हुई है ये इक्वेशन नंबर 1 रहने दो, पहला हक इसका। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद r ऑन बोथ साइड्स। अब इक्वेशन 2 को r से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, जी आर इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। ए कट गया। सो जी आर किसके इक्वल निकला, जी आर इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर के इक्वल आ गया। इसे कह दो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब मेरा बच्चा, आपने एक काम करना है, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 1 को गौर से देखो। इक्वेशन 1 में क्या है, जी एम ओवर आर है, ऐसे ही है, जी एम ओवर आर। इक्वेशन 3 में जी एम ओवर आर की वैल्यू जी आर है। तो बस फिर इस जी आर को उठाओ और इक्वेशन 1 में पुट कर दो। यानी कि मैं लिख सकता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 and 1।
ये क्या बन जाएगा, v वुड बी इक्वल टू √GR। सो जी आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक नया फार्मूला आ गया। वो नया फार्मूला क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का नया फार्मूला है √GR। मान लीजिए कि जो सैटेलाइट आप उड़ाना चाह रहे हैं, जिस सैटेलाइट की आप बात करना चाह रहे हैं, दैट सैटेलाइट इज फ्लाइंग वेरी क्लोज टू अर्थ। ये यूं समझ लीजिए कि इसका फासला अर्थ की सरफेस से बहुत कम है। सरफेस समझते हो ना, इस रेड लाइन से बहुत क्लोज है। इस सैटेलाइट का अर्थ की सरफेस से फासला बहुत कम है। फॉर द सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस, ज़रा ये लिखो, ये नोट करो, फिर बात आगे लेके चलता हूँ। ये मैं मिटा रहा हूँ, ये डेरिवेशन तुमने कर ली हुई है। फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ, वो सैटेलाइट जो कि अर्थ के बहुत करीब उड़ रही है, उस सिचुएशन में v इज इक्वल टू √GR की वैल्यूज़ क्या होंगी मेरे बच्चों? ज़रा देखो, v इज इक्वल टू √G की वैल्यू है 9.8, r की वैल्यू पुट करो 6.4, r बोले तो रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अब यही वैल्यू आप पुट करोगे, ऊपर वाली वैल्यू तो नेग्लिजिबल है। सो रेडियस ऑफ अर्थ पुट करोगे 6.4 × 10⁶। वेलोसिटी निकलती है 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी आपके सामने निकली, इस वेलोसिटी का नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। बड़ी अहम बात, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। अब क्रिटिकल वेलोसिटी का बच्चों सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन, बारहा दफ़ा पूछा गया, हज़ारों दफ़ा पूछा गया। अब बच्चे मेरे इतने शरारती होते हैं, बाज़ औक़ात उन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन बुक में नहीं देखी होती, तो उन्हें पता होता है क्रिटिकल वेलोसिटी तो किताब का टॉपिक ही नहीं है, तो वो कहते हैं सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस को क्वेश्चन आ गया। सो अगर आप आर्टिफिशियल वेलोसिटी से अगला सफ़ा मोड़ें, पेज नंबर 116 देखें, तो मिड में क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन हेडिंग नहीं डाली हुई किताब ने। तो बच्चा कहता है शायद क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन फर्स्ट ईयर में है ही नहीं, कहीं पर है। पेज नंबर 116, आई एम गोना राइट इट। मिनिमम वेलोसिटी required by the object to revolve close to the surface of earth is called as critical velocity। अब अगर पूछ ले कि जी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, तो आपने होना है क्या, परेशान होकर गलत जवाब दे देना है ना। ऐसे तो हम क्या करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी की भाई वैल्यू है 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी। बाज़ औक़ात कहता है सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन एक और, बाज़ औक़ात कहता है प्रूव दैट VC इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। क्या कहता है, प्रूव करोगे क्रिटिकल वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, फिर से परेशान होना है और फिर से आपने गलत जवाब दे देना है। ठीक है ना। सो ऐसे में परेशान नहीं होना, गलत जवाब नहीं देना, मैं शर्मिंदा कर रहा हूँ ज़रा। ऐसे में आपने यहाँ से डेरिवेशन को शुरू करनी है, v इज इक्वल टू √GR, वैल्यू पुट किया, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इतना सा सवाल है, 3 स्टेप्स, एक में फार्मूला पुट किया, 2 स्टेप्स में आंसर निकल आया 7.9 किलोमीटर्स पर आ। तो आपको कोई ये वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर आपका दिल करे, ज़मीन इजाज़त दे, तो क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ डेफिनेशन भी लिख देना। ठीक है, तो इसे दे देते हैं मिटा। आपका एंगुलर कह रहा हूँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का टॉपिक भी हो गया और क्रिटिकल वेलोसिटी का टॉपिक भी हो गया। इसमें से सिर्फ यूँ समझ लीजिए कि अब एक MCQ का पॉइंट रह गया, मैं वो भी आपसे शेयर किए देता हूँ। उसके बाद बड़ा मशहूर एक MCQ बना करता एंट्री टेस्ट में भी और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। वो सवाल क्या, ज़रा सवाल सुनिएगा। सवाल मेरी जान कुछ इस तरह से है मेरे बच्चों। सवाल है, व्हाट
is the correct relation between v orbital velocity and radius of orbit. Option number A, v is directly proportional to under root r. Option B, v is directly proportional to r. Option C, v is inversely proportional to under root r. C, v is inversely proportional to r. सो 4 ऑप्शंस मैंने आपको दे दी। बड़ा मशहूर सवाल है, बहुत अलमशहूर क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड रेडियस, यानी v और r के दरमियान कौन सा सही रिलेशन है। ऑप्शंस एक है अंडर रूट r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक है r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक है अंडर रूट r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और एक है r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपका क्या ख्याल है कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? इसको ज़रा समझिएगा। आपने फार्मूला पढ़ा v इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर, एक फार्मूला पढ़ा v इज़ इक्वल्स टू जो मैंने बाद में पहले बताया था जी एम ओवर आर। ऐसी 2 फार्मूलाज आपने अभी यही पढ़ा ना मुझसे, एक अंडर रूट जी आर, एक पढ़ा v इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम ओवर कैपिटल आर। अगर आप इस फार्मूले को देखें तो लगता है कि शायद वेलोसिटी अंडर रूट आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस फार्मूले को देखें तो लगता है कि शायद वेलोसिटी अंडर रूट आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पे आर नीचे है, यहाँ पे आर ऊपर है। तो यार सही बात क्या है, सही रिलेशन कौन सा है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि जब भी आपने रिलेशन निकालना होता है 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान, ये मैं आपको गुर की बात एक टिप देता जा रहा हूँ, आपने हमेशा हर जगह इसी तरह रिलेशन को फाइंड आउट करना है। जब भी आपने 2 क्वांटिटीज़ का ताल्लुक़ निकालना है, ताल्लुक़ बोले तो इन्वर्स है या डायरेक्ट है, वो जो ताल्लुक़ है वो निकालने के लिए आपने देखना है उस फार्मूले में उन 2 क्वांटिटीज़ के अलावा, इन 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन निकालना ना, इन 2 क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी भी चीज़ें हों वो कांस्टेंट हों। वहाँ पे v और r के अलावा स्मॉल g है और यहाँ पे v और r के अलावा कैपिटल G और m है। सो आपने देखना है कि v और r के अलावा दोनों रिलेशन में जो चीज़ें हैं क्या वो कांस्टेंट हैं या नहीं। तो देखते हैं भाई, जब r को बदलूँगा, हाइट को बदलूँगा तो वेलोसिटी तो बदलेगी फार्मूले में मौजूद है। r की वैल्यू बदलूँगा, v की वैल्यू बदल जाएगी। क्या r की वैल्यू बदलने से g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये बदलेगी या नहीं? आप जानते हो कि जैसे जैसे हाइट पर जाते जाते हैं g की वैल्यू कम होती जाती है, g की वैल्यू उस कदर कम होती चली जाती है, ये बात जानते हो ना आप। सो हेयर यू कैन सी दैट v और r के अलावा जो g था वो कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा इस फार्मूले से रिलेशन नहीं फाइंड किया जा सकता। जबकि अगर आप यहाँ पे देखो v और r के अलावा g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ही कांस्टेंट, नाम ही कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ भी ये कांस्टेंट है। ऐसे तो नहीं होता कि आप अर्थ से ज़्यादा ऊपर चले जाओ तो अर्थ आधे किलो की रह जाए, अर्थ 1.5 किलो की रह जाए। अर्थ का जो मास है कांस्टेंट रहेगा। सो v और r के अलावा जो चीज़ें मौजूद हैं देखें वो कांस्टेंट है। सो लिहाजा आप इस फार्मूले की मदद से रिलेशन को कैलकुलेट करेंगे और इस फार्मूले की मदद से रिलेशन आता है इन्वर्स। दैट मीन्स वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आप जितना ऊपर जाते जाएंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी कम होती चली जाएगी, ठीक है। यानी अगर अर्थ के करीब ऑर्बिट करना है, अर्थ की सैटेलाइट, अगर अर्थ के करीब सैटेलाइट उड़ानी है तो उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ज़्यादा वेलोसिटी के साथ उड़ाना पड़ेगा। और अगर मिसाल के तौर पे दूर किसी बाहर की बहुत दूर वाले रेडियस पे बाहर के ऑर्बिट पे उड़ाना है, बहुत दूर जाके उड़ाना है, तो उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कम रिक्वायर्ड है। पॉइंट समझ में आ रही है बच्चों? तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट हियर हिडन। एक बात MCQ के लिए और बताता चलूँ आपको, साथ ही आखिरी बात, फिर उसके बाद बात ख़त्म करूँगा इस टॉपिक की। याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऑर्बिट है, ये अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट है जहाँ पे एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। उस सैटेलाइट, अर्थ के गिर्द एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। लेट्स से दिस इज द ऑर्बिट ऑफ दिस सैटेलाइट।
ज़ाहिर इस ख़ास ऑर्बिट में सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है दैट इज़ कॉल्ड एज वी ऑर्बिट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऐसे ही है। मान लो कि इस सैटेलाइट की जो ख़ास वेलोसिटी है जिसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जा रहा है दैट इज़ VORB। अगर इस सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो जाए, यानी कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी जो इस ऑर्बिट की वेलोसिटी होनी चाहिए उससे कम हो जाए अगर इसकी वेलोसिटी सैटेलाइट की, देन व्हाट विल हैपन रिजल्ट। अगर तो ऐसा हो, कंडीशन ये हो, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा लिख लेना, कहीं MCQ बना करते हैं। अगर तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट VS बोले तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज लेस देन एक्चुअल ऑर्बिटल वेलोसिटी, देन व्हाट विल हैपन, सैटेलाइट विल फॉल ऑन अर्थ। सैटेलाइट ज़मीन पे गिर जाएगी, सैटेलाइट तबाह हो जाएगी, सिंपल। सैटेलाइट अपना ऑर्बिट कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इसके बरअक्स दूसरा केस, मिसाल के तौर पे सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है, फिर क्या होगा, सैटेलाइट अपने चक्कर में अपने ऑर्बिट में घूमती चली जाएगी, कभी ना गिरेगी ना दूर जाएगी। सो इन दिस केस अगर तो दोनों वेलोसिटीज़ यानी सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर आ जाए, हम कहेंगे सैटेलाइट विल कीप ऑन ऑर्बिटिंग। वो अपना ऑर्बिट, अपना चक्कर हमेशा आगे लिए लगाती रहेगी, करती रहेगी। और इसके बरक्स तीसरा केस, अब मान लो कि सैटेलाइट जो है उसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी बढ़ गई है, यानी सैटेलाइट ने फास्ट एंड फ्यूरियस देख ली है, सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो जो वेलोसिटी उसकी होनी चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी उससे भी बढ़ गई है। इसका रिजल्ट देख लो, मैं समझाता हूँ उसके बाद क्या होगा। पाथ ऑफ सैटेलाइट विल बिकम एलिप्टिकल। सैटेलाइट का पाथ एलिप्टिकल हो जाएगा। पाथ एलिप्टिकल से मुराद क्या है, पहले सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, अगर तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो उसका पाथ ऐसे हो जाएगा। ये कौन सा पाथ है, एलिप्टिकल पाथ है, अंडे की तरह का। ये पाथ इसका सर्कुलर नहीं रहेगा। ऐसी सिचुएशन कब होगी, अगर सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट बिकम्स ग्रेटर देन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ये तीनों पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। ये पॉइंट तुम्हें मैं क्यों बता रहा हूँ, MCQ अगर आ गया, इफ़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, सॉरी सवाल इस तरह बन गया, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है, सैटेलाइट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग, द पाथ ऑफ सैटेलाइट विल बी ऑर्बिटल और सैटेलाइट विल फॉल डाउन। मैंने पूछा क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा, सैटेलाइट विल फॉल डाउन, सैटेलाइट नीचे गिर जाए। इसके जब बरक्स दूसरे केस में देखो, अगर तो सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी जितनी रहेगी, सैटेलाइट विल कीप ऑन ऑर्बिटिंग, सैटेलाइट अपना चक्कर चलाती रहेगी, चक्कर घुमाती रहेगी। हाँ, अगर सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी ज़्यादा बढ़ जाए फिर क्या होगा, इट विल मूव इन अ एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी, बात बड़ी सिंपल थी। हाँ, अगला टॉपिक आ गया बड़ा मज़े का, रियल और अपेरेंट वेट। इस टॉपिक पे आज बात शुरू करेंगे, उम्मीद है कि कल ही बात ख़त्म इस टॉपिक पे होगी। सो जहाँ तक जितनी पॉसिबल होगी आज उतनी कर लेंगे। सो डू यू गाइस नो व्हाट इज़ मेंट बाय रियल वेट, रियल वेट से क्या मुराद है। पहले रियल और अपेरेंट वेट के कॉन्सेप्ट को गोली मारो, पहले तो मुझे बताओ ना वेट क्या होता है। चलो यार, अब एक सवाल मेरे जहन में अगर आ ही गया तो मैं सवाल को डिस्कस कर लेता हूँ। तुम लोग घरों में बैठे हो, मेरी बात बड़े गौर से सुनना और मेरी बात का जवाब देना। फिर अगर बात समझ में आए तो ये बात अपने घर वालों से भी पूछना और उनसे भी इसका जवाब मांगना, ये नहीं छोटे बहन भाइयों से, बड़े बहन भाइयों से। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा आपका वज़न क्या है, या आप मुझसे अगर पूछें कि सर आपका वज़न क्या है, तो नॉर्मली मेरा जवाब क्या होगा, 70 kg।
80 kg, 75 kg। तो जब मैं वज़न की बात कर रहा हूँ और जवाब मुझे मिल रहा है केजीज़ में, इसका मतलब क्या है? जवाब गलत है। वज़न इज़ समथिंग वेट। वेट और मास में क्या डिफरेंस है, ज़रा समझिएगा गौर से। मास इज़ द क्वांटिटी। मैं अक्सर जब चैप्टर को शुरू किया करता हूँ ना, चैप्टर नंबर 1 में जब किताब आम तौर पे शुरू किया करता हूँ, मतलब यूनिक के कोर्स से हट के जब चैप्टर 1 पढ़ाया करता हूँ फर्स्ट टाइम, तो मैं मास और वेट के ऊपर थोड़ी सी डिबेट किया करता हूँ कि यार मास और वेट में डिफरेंस क्यों है और कैसे है, और मास और वेट आपस में कैसे रिलेटेड हैं, कैसे लिंक्ड हैं। हम ही एंट्री टेस्ट में इस पर बड़ी मज़े की गुफ्तगू किया करते हैं। इंशाल्लाह जब आप एंट्री टेस्ट पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसमें बड़ी मज़े की डिबेट होती है। खैर बात बाहर निकल जाएगी। सो व्हाट इज़ मेंट बाय मास? मास इज़ द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे यू कैन सी दिस डाइस। अगर तो आपने ये डाइस देखा हुआ, तो ये डाइस भी लकड़ी से बना है और ये डस्टर भी लकड़ी से बना है। दोनों वुडन मेड है। आपका क्या ख्याल है कि इस डस्टर को इस डस्टर को बनाने में ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल हुई या इस डाइस को, रोस्ट्रम को बनाने में ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल हुई? क्या ख्याल है? क्या डस्टर को बनाने में ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल हुई? नहीं, इस रोस्ट्रम को, इस डाइस को बनाने में लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुई। दैट मीन्स द मास ऑफ दिस डाइस इज ग्रेटर देन द मास ऑफ दिस डस्टर। सो व्हाट इज मेंट बाय द मास? अमाउंट ऑफ क्वांटिटी यूज्ड इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मास। वेट क्या चीज़ है? वेट कहते हैं द फोर्स, जुमला गौर से सुनिएगा, वेट कहते हैं द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड्स इटसेल्फ। चलिए दोबारा एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक तरफ ये डस्टर है और एक तरफ मैं खड़ा हूँ। इस डस्टर को भी ग्रेविटी अपनी तरफ, ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा, और मुझे भी ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है। दोनों के ऊपर अट्रैक्शन लग रही है, ज़मीन मुझे भी खींच रही है, डस्टर को भी खींच रही है। आपका क्या ख्याल है, ज़मीन की अट्रैक्शन ज़्यादा किस पे है, मुझ पे या इस डस्टर पे? अल्टीमेटली द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन मी इज़ ग्रेटर देन दिस डस्टर। पॉइंट समझ रहे हो? अर्थ की जो अट्रैक्शन मुझ पे लग रही है, जो फोर्स मुझ पे लग रही है, वो उस डस्टर से ज़्यादा है। तो किसका वेट ज़्यादा हुआ? मेरा। वेट समझ में आया क्या है? वेट इज सिंपली द फोर्स एक्टिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ। कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी बॉडी पे लग रही हो, दैट इज कॉल्ड एज इट्स वेट। सो यही असल में उस बॉडी का रियल वेट कहलाता है। सो व्हाट इज मेंट बाय रियल वेट? रियल वेट क्या है? रियल वेट को डिफाइन करते हैं फोर्स with which अर्थ, आपने इसी तरह सारे के सारे टॉपिक अटेम्प्ट करना है जिस तरह मैं करूंगा। फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टूवर्ड्स itself is called force with which earth attracts the body towards itself is called as its real weight। ठीक है जी। अब रियल वेट मुझे कैसे पता चलेगा? अब पता चलाना ना कि भाई रियल वेट बॉडी का कितना है, कैसे पता चलेगा रियल वेट कितना? हमें पहले रियल वेट की डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अभी मैं पेरेंट वेट पे कोई बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ तुम्हें रियल वेट समझाना चाह रहा हूँ। मान लो कि इस डस्टर का मुझे रियल वेट फाइंड करना है, मुझे नहीं पता कितना। मान लो कि इस डस्टर का रियल वेट 5 न्यूटन है। अब अगर मैंने डस्टर अपने हाथ पे रख के बैलेंस कर दिया है, क्या ये डस्टर मूव कर रहा है? नहीं, रुका हुआ है, रेस्ट पे है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम? इट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही ना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है यार? इस डस्टर पे जितनी डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स बोले तो इस डस्टर का जितना वेट है, मेरा हाथ इस पे उतनी ही अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर मेरा हाथ 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसका वेट कितना है? 5 न्यूटन। क्योंकि इस वक्त इक्विलिब्रियम में मेरे हाथ की फोर्स इसके वेट के बराबर है, इसलिए ये सेंटर में रुका हुआ। पॉइंट समझ रहे हो? सो याद रखिएगा, हमेशा
और रियल वेट उस सूरत में मेजर किया जा सकता है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, ये इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो फिर वेट और मेरे हाथ की फोर्स आपस में बराबर नहीं होगी, उस सूरत में इसका रियल वेट मेजर नहीं हो सकता। बड़ी सिंपल सी बात है। इसका वेट मेजर करने के लिए मुझे उसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा, बोले तो उसे रेस्ट पे लाना पड़ेगा। किस पे? रेस्ट पे लाना पड़ेगा। सो रेस्ट मतलब, अब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हो, रेस्ट मतलब v इज इक्वल्स टू 0। कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? चैप्टर नंबर 3। अगर वेलोसिटी 0 हो तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सो याद रखिएगा, रियल वेट इज ओनली मेजर्ड एट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। MCQ की स्टेटमेंट आ गई, पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, इन्हीं पॉइंट्स को तुमने पैराग्राफ की शक्ल में बना के टॉपिक लिख डालना। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सो याद रखना कि रियल वेट जो है दैट इज ऑलवेज measured in inertial frame of reference। inertial frame of reference बोले तो कैसा frame of reference? यानी जिसकी वेलोसिटी 0 हो, यानी ना तो बॉडी को ऊपर लेके जा रहा हो ना तो बॉडी को नीचे लेके जा रहा हो, उस सूरत में जो वेट की वैल्यू मेजर की जाएगी वो रियल वेट कहलाएगा। तीसरा पॉइंट, इसका वेट किस तरह से मेजर किया जाता है? इसका वेट मेजर किया जाता है, रियल वेट इज मेजर्ड बाय वेरी सिंपल मशीन कॉल्ड एज स्प्रिंग बैलेंस। आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा हुआ बच्चों? अगर किसी ने स्प्रिंग बैलेंस नहीं देखा हुआ तो अगर सुबह कॉलेज या स्कूल जाते हुए आप किसी मुर्गी की दुकान से के आगे से गुजरें तो उनका माल सुबह सुबह आ रहा होता है, वो मुर्गियाँ कैसे नापते हैं? एक बड़ी सी छाबी होती है, उसके अंदर मुर्गियाँ बंद की होती हैं और उसको एक बैंक्स के साथ ऐसे तोल रहा होता है। उसने एक चीज़ पकड़ी होती है, हुक लगी होती है उसके साथ नीचे, वो जब उसके साथ कोई वज़न लटकाते हैं तो वज़न की वजह से स्प्रिंग खिंचता चला जाता है। वो स्प्रिंग बताता है कितनी फोर्स है, वो फोर्स कौन सी? ग्रेविटी की फोर्स है। अगर आपने स्प्रिंग बैलेंस नहीं भी देखा हो तो आपके लैब के अंदर एक ऐसा बैलेंस होता है जिसके सामने यहाँ पे स्केल लगा होता है और नीचे हुक के साथ स्प्रिंग लगा होता है। जिस चीज़ का भी आपने वेट मेजर करना है, आप उस हुक में उस चीज़ को फंसाते हैं और जब वो स्प्रिंग को खींचती है चीज़, सामने पॉइंटर उसके वेट की रीडिंग दे देता है। तो जो स्प्रिंग बैलेंस है इट विल टेल यू द वेट ऑफ द रियल वेट ऑफ द बॉडी। अब इसकी कंडीशन आपने क्या बताई? इसकी कंडीशन आपने ये बताई कि इट इज़ मेजर्ड इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी वेलोसिटी 0 है। इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे मैंने कर तो दिया लेकिन फिर भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, इफ़ यू कैन सी हियर, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ जो मेरा हाथ लगा रहा था और एक फोर्स जो नीचे की तरफ वेट की शक्ल में लग रही है। ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स टेंशन की फोर्स है जो उसको उठाए रखना चाह रही है, और जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वो वेट की फोर्स। अगर तो ये बॉडी रेस्ट पे है, रुकी हुई है, इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स टेंशन इज इक्वल्स टू द वेट। हम कहेंगे ये जो वेट, ये जो टेंशन की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू द रियल वेट। बात समझ रहे हो बच्चों? यानी कि भाई जब तक बॉडी रुकी हुई है, यानी कि जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही, उसके वेट की वैल्यू रियल वेट। जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही उसके वेट की वैल्यू रियल वेट है। हाँ, जब बॉडी मूव करना शुरू करेगी तब जो वेट हमारे पास आएगा वो रियल वेट नहीं होगा। अब बॉडी मूव कैसे कर सकती है? बॉडी के पास दो ऑप्शन है, या तो बॉडी नीचे की तरफ मूव कर सकती है या तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। अब ये बात सुनना ज़रा गौर से। हमने क्या कहा था कि मान लो ये डस्टर कितने का है? 5 न्यूटन का। जब ये मेरे हाथ पे रुका हुआ था, मेरे हाथ पे रखा हुआ था, तब मेरा हाथ कितनी फोर्स लगा रहा था? 5 न्यूटन। अब मुझे इसे उठाना है, ऊपर लेके जाना है। वेट 5 न्यूटन नीचे की तरफ है, मैं चाहता हूँ कि ऊपर लेके जाऊँ, तो क्या मुझे 5 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या कम? ऑब्वियसली 5 न्यूटन का तो ये है। अगर 5 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा तो ये रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि जितनी डाउनवर्ड फोर्स है उतनी अपवर्ड फोर्स हो जाएगी। अगर ऊपर लेके जाना तो 5 न्यूटन से
ज़्यादा की फोर्स लगानी पड़ेगी, उठाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो क्या मुझे ये भारी महसूस नहीं होगा? ऑब्वियसली जब रुका हुआ था तब 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था, अब जब और ऊपर लेके जा रहा हूँ और ऊपर उठा रहा हूँ तो 5 न्यूटन से ज़्यादा की फोर्स लगा रहा हूँ। दिस डस्टर विल अपीयर हैवी, तो मैं क्या कहूँगा, यार इसका वज़न बढ़ गया है, मुझे इसका वज़न ज़्यादा लग रहा है बोले तो अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट की कहानी अब ज़रा समझना, अपेरेंट वेट क्या होता है। सो रियल वेट क्या है, एक दफ़ा दोबारा सुन लो। ये सिंपल वो फोर्स है जिससे बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, हमेशा इनर्शियल फ्रेम में मैयर की जाती है, यानी कि जब बॉडी रुक जाए, यानी बॉडी जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो। इसका मतलब क्या है, इसको मैयर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। जब जब टेंशन वेट के इक्वल आ जाए, हम कहते हैं कि वो उसका रियल वेट है। सो ये तो रियल वेट की कहानी है। अब बात करते हैं ज़रा अपेरेंट वेट की। सो अब बात करनी है अपेरेंट वेट की। कितना टाइम है सर मेरे पास? बस अपेरेंट वेट की डेफिनेशन के बाद एंड करते हैं, तो उसके बाद जो अपेरेंट यहाँ से ऑनवर्ड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में साथ लेके चलूँगा। सो व्हाट इज़ अपेरेंट वेट? अब भाई बात कर रहा था कि उसे अगर ऊपर उठाना है तो ऊपर उठाने के लिए डस्टर को ऊपर लेके जाने के लिए मुझे उसके असल वेट से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। एग्जांपल दी थी कि अगर डस्टर 5 न्यूटन का है तो ऊपर लेके जाने के लिए मुझे 6, 7, 8 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। मुझे लगेगा शायद डस्टर भारी हो गया क्योंकि मुझे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है, तो डस्टर वुड अपीयर्स टू बी हैवी। याद रखिएगा, अपेरेंट वेट फोर्स का नाम नहीं है, अपेरेंट वेट टेंशन का नाम है जो उस बॉडी को उठाने के लिए या नीचे लेके जाने के लिए लगे। पॉइंट समझ रहे हो? देखो ना, उसको ऊपर लेके जाने के लिए मेरे हाथ को टेंशन लगानी पड़ी 5 से ज़्यादा, तो मुझे लगा शायद वो भारी हो गया, उसका वजन ही बढ़ गया। सो व्हाट इज अपेरेंट वेट? इट इज द टेंशन इन लिफ्टिंग द बॉडी अपवर्ड और डाउनवर्ड। ऊपर लेके जाऊंगा तो 5 न्यूटन से ज़्यादा लगानी पड़ेगी टेंशन, लगेगा भारी हो गया। अगर नीचे लेके जाना है तो 5 न्यूटन से कम की फोर्स लगानी पड़ेगी, 5 न्यूटन से कम की टेंशन लगानी पड़ेगी, लगेगा हल्का हो गया। पॉइंट समझ रहे हो? सो व्हाट इज अपेरेंट वेट? अपेरेंट वेट इज सिंपली टेंशन required to lift the body in upward or डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसी बॉडी को ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए जितनी टेंशन रिक्वायर्ड हो, दैट इज कॉल्ड एज इट्स अपेरेंट वेट। अच्छा, अब क्योंकि आप बॉडी को यहाँ तो ऊपर लेके जा रहे हो, यहाँ तो नीचे लेके जा रहे हो, सो ये इनर्शियल फ्रेम में नहीं होगा क्योंकि बॉडी रुकी नहीं हुई, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ तो बॉडी ऊपर जा रही है, यहाँ तो बॉडी नीचे आ रही है। तो यहाँ से आगे की जो डिस्कशन है इंशाल्लाह वो हमारी चलेगी नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं थोड़ी देर बाद, आई मीन कल। तो यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।